हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, बढ़िया होंगे। तो वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल इजी स्टडी विद अर्जुन। जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे थे, जिसमें हमने 3 भाग ऑलरेडी करवा चुके हैं और ये 4th भाग है। चौथा भाग आज लेकर आए हैं फिर आपके सामने। तो सेशन को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। हम जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे, जिनमें हम 3 भाग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक दी हुई है, आप जाके देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वो भी आप देख सकते हो वहां से। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है कि धूप के चश्मे की पावर है। जी हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है धूप के चश्मे। धूप के चश्मे की पावर है। ऑप्शन दिए हुए 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर या 4th डायोप्टर। एक बार आपको ट्राई करना है, तो टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त होता है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। धूप के चश्मे की पावर है। धूप के चश्मे की पावर है 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर या 4th डायोप्टर। तो आपको पता है कि धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। जी हाँ, धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है, जो कि आपके सामने आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेविंग के लिए यानी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि शेविंग बनाने के लिए किस दर्पण का यूज करते हैं। ऑप्शन दिए हुए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो आपको एक बार ट्राई करना है। आपके लिए टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त होता है, पढ़ना स्टार्ट किया। शेविंग के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। शेविंग के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण एंड इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि शेविंग के लिए आप उसी दर्पण का उपयोग करोगे जो छोटी चीज को बड़ी दिखाई दे, जिसमें छोटी चीज बड़ी दिखाई दे, है ना। और आपके अवतल दर्पण की यही क्वालिटी है कि वो छोटी वस्तु को बड़ी करके दिखाई देता है, और इसीलिए आप शेविंग के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। जी हाँ, तो शेविंग बनाने के लिए आप अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको लिखा हुआ है कि मानव शेविंग के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच खड़ा होता है तो अपने चेहरे को उभरा हुआ यानी बड़ा, सीधा और आभासी छवि को देखता है। तो बस यही रीजन है कि वो अपने चेहरे को कुछ बड़ा देखना चाहता है, ताकि उसको हर चीज साफ दिखाई दे, इसीलिए वो अवतल दर्पण का यूज करता है। नेक्स्ट, कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपको पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया भी कहते हैं, उसको कम करने के लिए
या उसका निवारण करने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करोगे? ऑप्शन दिए हुए हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो एक बार आप ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त होता है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया को कम करने के लिए या मायोपिया का निवारण करने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये पता है कि ये बेलनाकार लेंस तो आप करोगे नहीं, है ना। अब बात रही उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो आपको पता है कि निकट दृष्टि दोष में आप हमेशा अवतल लेंस का यूज करते हैं। जी हाँ, निकट दृष्टि दोष में आप अवतल लेंस का यूज करते हो और दूर दृष्टि दोष में आप उत्तल लेंस का उपयोग करते हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि निकट की दृष्टि और बाकी दोष, यानी निकट की दृष्टि होती है उसकी। जिस भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है उसको निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है, साफ दिखाई नहीं देती है। बस यही कारण है और आप इसके लिए अवतल लेंस का यूज करोगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। जी हाँ, राइट आंसर अवतल लेंस। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि जब लाल, नीले और हरे रंग की रोशनी की बीम या पुंज एक ही स्थान पर गिरती है तो प्रकाश प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, बैंगनी, लाल, पीला, सफेद। तो एक बार आप ट्राई करिएगा। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त होता है। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जब लाल, नीले और हरे रंग की रोशनी की बीम या पुंज एक ही स्थान पर गिरती है तो प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? ऑप्शन दिए हुए, बैंगनी, लाल, पीला, सफेद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि लाल, नीला और हरा ये आपके प्राथमिक रंग है। जितने भी कलर आप देख रहे हो वर्ल्ड में, ये सारे के सारे इन्हीं कलरों के मिश्रण से बने हुए हैं। लाल, नीला और हरा ये आपके प्राथमिक रंग है, प्राइमरी कलर है। और इन्हीं को आप मिक्स करके अलग अलग कलर बना रहे हो। तो ये बोल रहे हैं कि जब इन प्राथमिक रंगों को मिक्स किया जाता है तो प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप प्राथमिक रंगों को एक साथ मिलाते हो तो प्रकाश का रंग सफेद हो जाता है। जी हाँ, व्हाइट हो जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सफेद। तो नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि लाल, हरा और नीला रंग को प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाना जाता है। यदि हम प्राथमिक रंगों की जोड़ी को मिलाते हैं तो हमें सफेद रंग प्राप्त होता है, व्हाइट कलर प्राप्त होता है। तो यही है, जब आप प्राथमिक रंगों को एक साथ करते हो, उनको मिलाते हो, आपको सफेद कलर प्राप्त होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रंगीन टीवी में रंग तीन प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित होता है। वह है, अभी अभी मैंने आपको बताई है कि वर्ल्ड में जितने भी कलर बन रहे हैं वो आपके प्राथमिक रंगों से बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रंगीन टीवी में भी उन्हीं तीन प्राथमिक रंगों का यूज हुआ है। और ये यही पूछ रहा है आपसे कि एक रंगीन टेलीविजन में जो तीन प्राथमिक रंग कौन से जिनका संयोजन से वो टीवी में अलग अलग प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। तो एक बार आप ट्राई करिएगा। अभी अभी बताइए। टाइम स्टार्ट नाउ।
टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। एक रंगीन टेलीविजन में रंग 3 प्राथमिक रंगों के संयोजन से मिक्स करने से निर्मित होता है, वह है। यानी आपको ये पूछ रहे कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। ऑप्शन दिया हुआ है लाल, नीला और नारंगी, लाल, हरा और नीला, लाल, पीला और हरा, और लाल, हरा और भूरा। तो आपको पता है कि आपकी प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला होता है। जी हाँ, प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला होता है। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि इन कलरों को मिक्स करने पर हम सफेद रंग प्राप्त करते हैं। तो आपका राइट आंसर सेकंड नंबर हो जाएगा, लाल, हरा और नीला। नेक्स्ट आपके दिया हुआ है कि कैथोड रे ट्यूब जिसका उपयोग रंगीन टेलीविजन में किया जाता है। कैथोड रे ट्यूब जिसका उपयोग रंगीन टेलीविजन में किया जाता है 3 अलग अलग फास्फोर का उपयोग करता है, जो क्रम से लाल, हरे और नीले प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। और वे धारियों या समूह के में एक साथ पैक किए जाते हैं, जिन्हें ट्राइड्स कहा जाता है। ये आपको याद रखिएगा। रंगीन टेलीविजन में आपके ये 3 प्राथमिक रंग ही यूज होते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइट में सफेद प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है। ट्यूबलाइट में सफेद प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं तांबा तार के गर्म होने से, फिलामेंट के गर्म होने से, परमाणुओं में त्वरण बढ़ने से, या अणु के हिलने से। तो एक बार आप ट्राई करिएगा। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। ट्यूबलाइट में सफेद प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है। ऑप्शन दिए हुए तांबा तार के गर्म होने से, फिलामेंट के गर्म होने से, परमाणुओं में त्वरण बढ़ने से, या अणु के हिलने से। तो आपको पता है कि ट्यूबलाइट में श्वेत प्रकाश वो फिलामेंट के गर्म होने से उत्पन्न होता है। जी हाँ, ट्यूबलाइट में श्वेत प्रकाश फिलामेंट के गर्म होने से उत्पन्न होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि ऑर्गन गैस और परागवास के बीच निर्वहन का उत्पादन करने के लिए दोनों तंतुओं को गर्म करना आवश्यक है, और जब वे गर्म होते तो ट्यूब में श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करता है। ये बोल रहे हैं कि दंत चिकित्सक यानी डेंटिस्ट किस मिरर का यूज करता है। ऑप्शन दिए हुए बेलनाकार दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या अवतल दर्पण। तो टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त होता है। पढ़ना स्टार्ट किया। दंत चिकित्सक यानी डेंटिस्ट किस दर्पण का उपयोग करता है। ऑप्शन दिए हुए बेलनाकार दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या अवतल दर्पण। तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि भाई शेविंग बनाने के लिए हम किस दर्पण का यूज करते हैं। तो हमने पढ़ा कि वहां अवतल दर्पण का यूज करते हैं। तो यही फंडा यहाँ पर होगा कि दंत चिकित्सक यानी डेंटिस्ट है वो भी अवतल दर्पण का यूज करेगा, क्योंकि उसको भी दांतों की छवि लेने के लिए, दांतों की फोटो लेने के लिए उसको एकदम साफ दिखाना है, देखना है उसको एकदम अंदर से देखना है, मतलब छोटी चीज को उसको बड़ा देखना है। तो इसीलिए वो भी अवतल दर्पण का ही यूज करेगा। जी हाँ, तो दंत चिकित्सक या डेंटिस्ट है वो भी अवतल मिरर का ही यूज करेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि डेंटिस्ट का दर्पण है वो अवतल दर्पण होता है, और इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। जी हाँ, इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, और आपके उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है।
और इस दर्पण का उपयोग दूरबीन में भी होता है। जी हाँ, इस दर्पण का उपयोग दूरबीन में भी होता है। नेक्स्ट, दूरदृष्टि दोष के दोष को दूर किया जाता है। यानी आपको ये पूछ रहा है कि दूरदृष्टि दोष को दूर किस लेंस से किया जाता है। तो एक बार आप ट्राई करिएगा। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। दूरदृष्टि दोष के दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता है कि आप दर्पण का तो यूज करोगे नहीं, ये दर्पण का यूज तो होगा नहीं। ये आपकी एक टाइपिंग मिस्टेक है। अवतल लेंस 2 बार आ गया ना, ये एक अवतल दर्पण था, कोई बात नहीं, ये दोनों ही नहीं होने वाला है। ये आपका राइट आंसर उत्तल लेंस होगा, है ना। दूरदृष्टि दोष क्या होता है? दूर की दृष्टि, यानी दूरदृष्टि दोष, दूर की दृष्टि और बाकी दोष, यानी उसको दोष किसका है? निकट का है। दूर की दृष्टि तो है, पास की चीज उसको साफ दिखाई नहीं देती है। देखो आप इसकी ट्रिक देखो ना, दूरदृष्टि दोष। तो ये दूर, आप ऐसे देख लो, दूरदृष्टि दोष में देखना है। एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। देखो, तो आपको, अगर आपको दूरदृष्टि दोष ये पता करना है तो दूरदृष्टि यानी दूर की दृष्टि बाकी है दोष, यानी दूर की दृष्टि तो है उसकी, उसको दोष तो निकट का है। और यही आपका आ जाए निकट दृष्टि दोष, तो उसमें क्या होगा कि निकट की दृष्टि तो है, दोष किसका है? दूर का है ना। अब बात रही उनके लेंस की कि किस में कौन सा लेंस होता है। तो ये याद रखना कि दूर में, ये दूर आपके ये 2 वर्ण है ना। 2, ये दे और रे मान के चलो, ये 2 है, और 2 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 3। तो 3 किस लेंस में आता है? ये उत्तर लेंस में, इसलिए आप ये याद रख सकते हो। और निकट दृष्टि दोष में, निकट में 3 आता है वर्ण, 3 में आप 1 और जोड़ दो, कितना हो गए? 4। 3 में 1 जोड़ने पर कितना होता है? 4। और 4 वर्णों का या 4 अक्षरों का कौन सा लेंस है? वो आपके अवतल लेंस है। तो ये आप ट्रिक याद रख सकते हो, अगर याद रहता है तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिए और नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये आपका दूरदृष्टि, तो ये आपका थोड़ा टाइपिंग में ये गलत न है, ये आपका राइट आंसर उत्तर लेंस है ना। ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, है ना। उत्तर लेंस, ये राइट आंसर उत्तर लेंस है, ये गलत सा हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट, जल में वायु का बुलबुला एक प्रकार कार्य करेगा। जल में वायु का बुलबुला एक प्रकार से कार्य करेगा। उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या अवतल लेंस। ये आपको ऑप्शन दिए हुए, एक बार आप ट्राई करिएगा। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। जल में वायु का बुलबुला एक प्रकार से कार्य करेगा, मतलब जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार से कार्य करेगा। तो आपको ऑप्शन दिए हुए, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। जी हाँ, अवतल लेंस। देखो आपके इस प्रकार के 2 सवाल आते हैं। एक तो आता है कि जल में वायु का बुलबुला, एक होता है कि वायु में जल का बुलबुला।
एक बार फिर से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार के कि एक तो आता है कि जल में वायु का बुलबुला और एक आता है वायु में जल का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करेगा। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में याद रखना है कि दर्पण तो आएगा ही नहीं, तो जो भी दर्पण वाला ऑप्शन हो उसको तो आप हटा ही देना, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक है। अब आपको ये लिखा हुआ है कि जल में वायु का बुलबुला, जल में यानी ये आपका सघन माध्यम है, सघन माध्यम हो तब आपको ये अवतल लेंस याद रखना। और अगर यही क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ये क्वेश्चन क्या है कि जल में वायु का बुलबुला, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि वायु में जल का बुलबुला किस प्रकार कार्य करेगा, तब आपका राइट आंसर हो जाता उत्तल लेंस। तो ये आप याद रखना, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है इस प्रकार का सवाल। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको क्या लिखा हुआ है कि जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है, ऐसे लिक्विड में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में फोकस दूरी बढ़ जाती है जिससे उसकी क्षमता घट जाती है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फोकस दूरी है वो क्षमता के, लेंस की क्षमता के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर फोकस दूरी बढ़ेगी तो क्षमता घटेगी, अगर क्षमता बढ़ेगी तो फोकस दूरी घटेगी। तो आपको लिखा हुआ है कि जब किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबा देते हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में फोकस दूरी बढ़ जाती है, और फोकस दूरी बढ़ जाती है तो क्षमता घट जाती है। इसके साथ साथ लेंस की प्रकृति, लेंस का नेचर है वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है, अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा और अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति, यानी ये दो आपस में बदल जाएंगे। इसी कारण से जल के अंदर वायु का बुलबुला उत्तल लेंस के समान दिखाई देगा, परंतु कार्य अवतल लेंस के समान करेगा। तो राइट आंसर अवतल लेंस के समान कार्य करेगा। तो ये कार्य का पूछा हुआ था यहाँ पर। तो नेक्स्ट, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, आई होप समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों? समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों? आपको कारण पूछा है, रीजन पूछा है। पढ़ना स्टार्ट किया। अत्यधिक गहराई, आकाश का प्रतिबिंब और जल की बूंदों से प्रकाश का फैलाव, जल का नीला रंग या जल की ऊपरी परत। क्वेश्चन दिया हुआ है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है क्योंकि अत्यधिक गहराई, आकाश का प्रतिबिंब और जल की बूंदों से प्रकाश का फैलाव, जल का नीला रंग या जल की ऊपरी परत के कारण। तो आपको एक बार आप ट्राई करिएगा। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों? समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन दिए हुए अत्यधिक गहराई, आकाश का प्रतिबिंब और जल की बूंदों से प्रकाश का फैलाव, जल का नीला रंग या जल की ऊपरी परत। तो आपको ये पता है कि अत्यधिक गहरा ये तो हो नहीं सकता, और आकाश ये जल का नीला रंग थर्ड ऑप्शन है, ये भी हो नहीं सकता कभी। और जल की ऊपरी परत के कारण कौन सा नीला रंग प्रतीत होगा, ये भी होगा नहीं। तो आपका समुद्र नीले होने का कारण बस यही है कि आकाश का प्रतिबिंब और जल की बूंदों से प्रकाश का फैलाव। जी हाँ, तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि समुद्र नीला दिखता है क्योंकि लाल, नारंगी और पीला
जिन ये जो प्रकाश के कलर है इनका तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ है वो हाई होती है और नीले रंग की तुलना में जल द्वारा अधिक दृढ़ता से अवशोषित होते हैं। देखो अब एक बार फिर से पढ़िएगा, समुद्र नीला दिखता है क्योंकि लाल, नारंगी और पीला नीले रंग की तुलना में जल द्वारा अधिक दृढ़ता से अवशोषित होते हैं। तो यहाँ पर कलर अवशोषित कौन हो रहे हैं? लाल, नारंगी और पीला। एक बात आप याद रखना कि आपको जो भी कलर दिखाई दे रहा है, जिस भी वस्तु का कोई आपको कलर दिखाई दे रहा है, वो वास्तव में उसका कलर है नहीं है, वो उस वस्तु का गुण है, वो उस वस्तु की क्वालिटी है कि वो उस रंग को परावर्तित करती है वापस, वो अपने अंदर अवशोषित नहीं करती है। समुद्र का नीला रंग किस लिए दिखता है कि समुद्र है वो नीले रंग को अवशोषित नहीं करता है तो कम करता है। ये बाकी रंगों को ज्यादा अवशोषित कर लेता है और नीले को करता नहीं, इसलिए नीला वापस उत्सर्जित होता है और इसीलिए समुद्र का रंग है या समुद्र है वो नीला दिखाई देता है। आपको एक अक्सर क्वेश्चन आता है कि भाई पत्ती का, जो पेड़ की पत्ती होती है उसका कलर हरा क्यों होता है? तो उसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि क्लोरोफिल के कारण, हालांकि वो ऑप्शन गलत होता है उसमें। अगर आपको ये ऑप्शन उसमें दिया हुआ है कि पत्ती का हरा रंग किस लिए होता है, अगर आपको ये ऑप्शन दिया हुआ कि हरे रंग के उत्सर्जन के कारण, तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि उस पत्ती का ये गुण है कि वो हरे कलर को अपने अंदर अवशोषित नहीं कर रही है, वो हरे बाकी सब कलर को अपने अंदर अवशोषित कर रही है, लेकिन वो हरे रंग को वापस उत्सर्जित कर रही है और इसीलिए हमको वो हरा कलर दिखाई देता है। आपको आगे दिया हुआ है कि इसीलिए जब सूर्य से श्वेत प्रकाश महासागर में प्रवेश करता है तो ये ज्यादातर नीला होता है जो वापस लौट आता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है कि किस प्रकाश में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है, यानी सबसे कम वेवलेंथ किस प्रकाश की होती है? लाल की, पीला, नीला या बैंगनी, यानी किस ये प्रकाश की किरणें इनमें बोला है कि किसकी सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है। आपको ये ऑप्शन दिए हुए, एक बार आप ट्राई करिएगा। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त होता है। पढ़ना स्टार्ट किया। किस प्रकार में प्रकाश में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है, यानी सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा तो वेवलेंथ आपके लाल रंग की होती है। लाल रंग की, एक बात याद रखना, जितना ज्यादा तरंग दैर्ध्य होगा, मतलब जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना कम उस प्रकाश का फैलाव होगा। वो प्रकाश फैलेगा नहीं, बिखरेगा नहीं। और आपको पता है कि लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए वो प्रकाश फैलता नहीं है, बिखरता नहीं है और इसीलिए वो दूर से दिखाई देता है। और इसीलिए हम जो भी खतरे के निशान हैं वो लाल कलर से बनाते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य, तो आपको पता है कि ये तो बैंगनी रंग का होगा। इनमें तो ये आपका बैंगनी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपको लिखा हुआ है कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा या लंबी या सबसे, और बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य वो सबसे कम होती है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि रेटिना पर प्रतिबिंब निर्मित होता है। रेटिना पर प्रतिबिंब निर्मित होता है वस्तु के बराबर लेकिन उल्टा, वस्तु से छोटा लेकिन सीधा, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा, या वस्तु के बराबर लेकिन सीधा। तो एक बार आप ट्राई करिएगा। टाइम स्टार्ट नाउ।
टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया कि रेटिना पर प्रतिबिंब निर्मित होता है। रेटिना पर प्रतिबिंब निर्मित होता है वस्तु के बराबर लेकिन उल्टा, वस्तु से छोटा लेकिन सीधा, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा, या वस्तु के बराबर लेकिन सीधा। तो आपको पता है कि आपकी रेटिना पर वस्तु के बराबर तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं, क्योंकि छोटा ही बनेगा। इसलिए आपका ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये आपका गलत हो गया, और ये फोर्थ ऑप्शन ये भी गलत हो गया। और आपको ये भी पता है कि वस्तु का वो प्रतिबिंब है वो सीधा नहीं बनता है रेटिना पर, वो हमेशा उल्टा बनता है। इसलिए ये भी गलत हो गया, और इसलिए आपका राइट आंसर वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, आपके रेटिना पर जो भी वस्तु का प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा, और हमारे दिमाग की ये क्वालिटी है कि वो उस प्रतिबिंब को वापस सीधा कर देता है ना। हमें सीधा महसूस हो रहा है लेकिन वास्तव में रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। नेक्स्ट, ये आपको लिखा हुआ है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है रेड लाइट सिग्नल का उपयोग खतरे के संकेत के रूप में किया जाता है। क्यों? रेड लाइट यानी लाल रंग के सिग्नल बनाए जाते हैं, खतरे के संकेत जो भी वो लाल कलर से बनाए जाते हैं। क्यों? कारण क्या है उसका? आप एक बार ट्राई करिएगा। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त होता है। पढ़ना स्टार्ट किया। रेड लाइट सिग्नल के उपयोग खतरे के संकेत के रूप में किया जाता है। क्यों? तो आपको पता है, मैंने अभी अभी बताया है कि जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका बिखराव कम होगा। और आपको यह भी मैंने बताया है कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है और इसीलिए उसका बिखराव कम होता है, यानी वो फैलता नहीं है, और इसीलिए आप खतरे के निशान के रूप में उसका यूज करते हो। तो आपको एक ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आंखों के लिए सेज है, ये आपका बिल्कुल रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन है कि ये कम से कम रासायनिक प्रतिक्रिया करता है, ये ऐसा कोई जवाब अभी होगा नहीं। ये हवा में कम से कम अवशोषित होता है, ये भी होगा नहीं। तो आपको ये फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ कि रेड लाइट कम से कम फैलती है, और यही कारण है ताकि जो भी सिग्नल है वो दूर से दिखाई देते हैं, जो भी व्यक्ति आ रहा है उसको साफ दिखाई दे, उस खतरे के निशान को दूर से ही वो दिखाई दे, इसीलिए आप रेड लाइट का यूज करते हो। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, तो आपके ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे लिखा हुआ है कि रेड लाइट सिग्नल का उपयोग खतरे के संकेत के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें उच्चतम तरंग दैर्घ्य यानी सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ होती है और ये कम से कम फैलता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में देखा जाता है। यानी बोल रहे इंद्रधनुष का जो कलर है 7, उसका जो भी ऑर्डर है, क्रम है, उसमें बीच में मध्य में कौन सा कलर आता है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन दिए हुए नीला, हरा, लाल, पीला। तो एक बार आप ट्राई करिएगा। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में देखा जाता है। तो इंद्रधनुष के मध्य में आपको पता होना चाहिए कि हरा रंग होता है। जी हाँ, हरा रंग। अगर ये आपको ट्रिक पता होगी इंद्रधनुष के कलर की, आप इंग्लिश में बात करो उसकी होती है वाइबगोर, VIBGYOR, और हिंदी में बात करो तो बेनी आहे पिनाला। ये आप ट्रिक है, उनसे आप इंद्रधनुष के जो भी कलर है उनको आप एक ऑर्डर में याद रख सकते हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरा। जी हाँ, इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग होता है। नेक्स्ट, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है कि लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला,
इंडिगो और बैंगनी। तो ये आपका हो जाएगा। और ये देखो ऐसा कलर है, अगर आप इंग्लिश में बात करो तो देखो ये वॉयलेट, वी आई बी जी वाई ओ आर, वाइबग्योर। ये क्रम में से सेट कर दिया, आप इसको ऐसा लिख दो। तो ये वाइबग्योर से याद रख सकते हो, VIBGY और वायलेट, बैंगनी, इंडिगो, नील, ब्लू, नीला, ग्रीन, हरा, येलो, पीला, ऑरेंज, नारंगी और रेड, लाल। ये आपका उनका ऑर्डर हो जाएगा। अब आपको पता है कि मध्य में, तो ये 3 इधर से हटा दो, 3 इधर से हटा दो, तो ये आपका हरा मध्य में हो जाएगा। तो इस प्रकार ये स्पष्ट है कि हरा रंग है वो इंद्रधनुष के मध्य में होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, तालाब किस कारण कम गहरा दिखाई देता है? तालाब किस कारण से कम गहरा दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण या उपरोक्त सभी? एक बार आप ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त होता है। पढ़ना स्टार्ट किया। तालाब किस कारण से कम गहरा दिखाई देता है? परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन या उपरोक्त सभी? तो आपको पता है कि परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, ये तीनों के तीनों आपके प्रकाश की घटना है। और ये तालाब किस कारण कम गहरा दिखाई देता है? ये आपके अपवर्तन की घटना है। जी हाँ, ये अपवर्तन के कारण होता है। आप देखते हो कि पानी में सिक्का डालते हो, वो सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, वो आपके अपवर्तन के कारण ही है। अगर आप किसी छड़ी को पानी के अंदर डालते हो तो वो आपकी टेढ़ी दिखाई देती है, वो भी आपके अपवर्तन का ही गुण है। और एक ही बहुत मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि एक शिकारी है, वो मछली पर शिकार लगा रहा है, या वो एक मछली का शिकार कर रहा है, वो तीर, वो निशाना साध रहा है, तो वो निशाना उस मछली पर कहाँ पर लगाएगा? तो ऑप्शन दिए हुए होते हैं वहां पर कि मछली के ऊपर, मछली के नीचे, मछली जहां पर है वहीं पर, या कहीं पर भी, है ना। तो आपको पता है कि जो भी तालाब में या पानी में चीज होती है वो अपनी एग्जैक्ट जगह से थोड़ा ऊपर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मछली तालाब में, वो जहां पर वो है वो वहां पर, वहां से थोड़ी ऊपर दिखाई दे रही है, इसलिए शिकारी को निशाना कहाँ लगाना पड़ेगा? मछली से नीचे, है ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर तालाब किस कारण से कम गहरा दिखाई देता है? यानी तालाब, कुल मिला के बात यह है कि तालाब का जो भी तल है वो उठा हुआ दिखाई देता है, और उठा हुआ दिखाई देता तो गहराई कम ही दिखाई देगी। तो ये आपका अपवर्तन के कारण है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन। जी हाँ, अपवर्तन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अपवर्तन होता क्या है? अपवर्तन ये होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो प्रकाश अपने मार्ग को चेंज कर लेता है। अपनी जो भी दिशा है प्रकाश की वो थोड़ी बदल जाती है, और उसी उसी को अपवर्तन कहते हैं। और अपवर्तन का कारण क्या है? अपवर्तन होता है क्यों? अपवर्तन इसलिए होता है कि प्रकाश का वेग है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, और इसीलिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो उसका वेग चेंज हो जाता है, और इसीलिए अपवर्तन घटना में दिखाई देती है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। एक ऊर्जा, ये एक प्रकार की, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में प्रचारित किया जाता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, और इसकी स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आपकी इसकी स्पीड हो गई प्रकाश की। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या है कि प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश का परावर्तन किरणों को वापस भेजने की प्रक्रिया है जो किसी वस्तु की सतह पर गिरती है। कुल मिला के बात यह है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है कि किसी वस्तु की सतह से टकराकर प्रकाश का वापस उसी माध्यम में आ जाना, ये प्रकाश का परावर्तन है। परावर्तन में प्रकाश का माध्यम चेंज नहीं होता है, वो प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में प्रवेश कर जाती है। लेकिन प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन अभी अभी बताया है कि उसमें माध्यम चेंज हो जाता है। यहाँ पर सामने लिखा हुआ है कि प्रकाश की किरणों के विचलन की घटना अपने पथ से, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसे अपने पथ से विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से थोड़ा हट जाता है और इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश अपने स्वयं के माध्यम में वापस आ जाता है और इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्या है कि मर्ग मरीचिका किस वजह से होता है? मर्ग मरीचिका किस वजह से होता है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, गर्म जमीन से परावर्तन, हवा की परतों द्वारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का विचलन। तो एक बार आप ट्राई करिएगा। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त होता है। पढ़ना स्टार्ट किया। मर्ग मरीचिका किस वजह से होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मर्ग मरीचिका होता क्या है? मर्ग मरीचिका एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन की एक घटना है। इसमें क्या होता है कि जो भी मरुस्थल में वहां पानी तो होता नहीं है और वहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है हवा की परतों के द्वारा, और जहाँ पानी होता नहीं है वहां पर एक भ्रम दिखाई देता है लोगों को। या आप देख तो ये मर्ग मरीचिका नाम किस लिए पड़ा कि ये हिरणों को, मर्ग को ये घटना देखी गई है। तो ये मर्ग, ये आपके हिरण होते हैं, वो पानी की तलाश में भटकते हैं लेकिन उसको वहां पर पानी तो होता नहीं, उसको एक भ्रम दिखाई देता है, जब पानी की तरह दिखाई देता है वहां पर, और हकीकत में वहां कुछ होता नहीं है ना। तो ये मर्ग मरीचिका इसी को कहते हैं। और वो होता क्या है कि हवा की परतों के द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है वहां, और इसी कारण से मर्ग मरीचिका होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, हवा की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट, आकाश के नीले रंग की उपस्थिति के साथ जुड़े प्रकाश की घटना है। ये आपको क्या पूछ रहा है? ये बस इतना पूछ रहे कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, बस आप ये बता दीजिए आकाश का रंग नीला किस घटना की वजह से होता है। ऑप्शन दिए हुए परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या उपरोक्त सभी। तो एक बार आप ट्राई करिएगा। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। आकाश के नीले रंग की उपस्थिति के साथ जुड़े प्रकाश की घटना है। तो पढ़ना स्टार्ट किया। ऑप्शन दिए हुए परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या उपरोक्त सभी। तो आपको पता है कि प्रकीर्णन क्या होता है कि प्रकाश का बिखराव, और आकाश का नीला रंग है वो प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। जी हाँ, आकाश का नीला रंग वो प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। अब मेरा एक आपसे क्वेश्चन रहेगा कि प्रकीर्णन तो बैंगनी रंग का ज्यादा होता है, लेकिन फिर आकाश का रंग बैंगनी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, नीला क्यों दिखाई दे रहा है? लेकिन हम देखें तो बैंगनी कलर भी है। प्रकाश जो भी सूर्य का प्रकाश आ रहा है, उस श्वेत प्रकाश है, उसमें बैंगनी कलर तो है।
लेकिन वो बैंगनी आकाश का कलर फिर बैंगनी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, नीला क्यों दिखाई दे रहा है? ये आपसे क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन जब वापिस आएगा तो मैं एक बार बता दूंगा, ठीक है। एक बार आप ट्राई करिएगा कि आकाश का नीला रंग बैंगनी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रकीर्णन तो बैंगनी का ज्यादा हो रहा है। एक बार आप ट्राई करिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रकीर्णन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दृष्टि वैषम्य के दोष, अभी हमने पढ़ा था कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इसी प्रकार का एक ये दोष और है कि दृष्टि वैषम्य के दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस यूज करते हैं। तो दृष्टि वैषम्य ये आपका क्या होता है कि ये जो भी अलग अलग प्रकार, ये अलग अलग कलर में विभेद नहीं कर पाता है। इससे ग्रसित व्यक्ति जो भी होगा वो अलग अलग कलर में भेद नहीं कर पाएगा, उसको पता नहीं चल पा। आप ये देखते हो कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, तो ये आपके कलर का वो भेद नहीं कर पाता, उसी को दृष्टि वैषम्य रोग कहते हैं। और इसके लिए आप बेलनाकार लेंस यूज करते हो। तो आप याद रखिएगा कि दृष्टि वैषम्य के दोष को ठीक करने के लिए हम बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट आंसर, ये टाइम तो दिया ही नहीं, तो टाइम स्टार्ट होता है भाई। टाइम समाप्त होता है। तो आपका क्यों, हालांकि आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया है कि इस दोष को ठीक करने के लिए हम बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, बेलनाकार लेंस। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, कौन सा कथन परावर्तन के नियमों के बारे में सही है? देखो आपको पता है कि परावर्तन के नियम है। परावर्तन अभी अभी मैंने बताया क्या है कि प्रकाश का एक सतह से एक किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी मार्ग में या उसी माध्यम में प्रवेश करना या उसी माध्यम में वापस आ जाना परावर्तन है। तो परावर्तन के कुछ नियम है और ये बोल रहा है ये कौन सा नियम सही है। सही के बारे में पूछा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या परावर्तन में प्रकाश की यात्रा का माध्यम नहीं बदलता है। और लास्ट ऑप्शन है कि उपरोक्त सभी। तो एक बार आप ट्राई करिएगा। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम समाप्त। पढ़ना स्टार्ट किया। तो ये पूछ क्या रहा है कि परावर्तन के नियमों के बारे में सही कौन सा कथन है। फर्स्ट, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। जी हाँ, एक ही समतल में होते हैं। परावर्तन में क्या होता है कि ये कोई प्रकाश की किरण आती है और ये टकरा के वापस चली जाती है, बस। ये आपके, ये ऐसा नहीं होगा, ऐसे। तो ये, और ये आपका अभिलंब होता है, ये अभिलंब है ना। तो ये आपतित किरण और परावर्तित किरण, अब ये आपतन, ये अभिलंब, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये एक ही समतल है। नेक्स्ट है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। जी हाँ, जितना कोण ये होगा थीटा, मान लो आप ये थीटा, उतना ही थीटा ये भी थीटा ही होगा। आप एक बार यहाँ देख लो, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। ये है, ये प्रकाश की घटना है, परावर्तन तीनों समतल में एक में होता है। और ये आपका अभिलंब होता है, ये तो ये अभिलंब थोड़ा सीधा होता है ऐसे। और ये बोल रहा है ये आपतन, आपतन कोण ये थीटा हो गया अभिलंब के साथ जो कोण बन रहा है, और ये भी आपका थीटा है।
तो ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन में प्रकाश और थर्ड ऑप्शन क्या है कि परावर्तन में प्रकाश की यात्रा का माध्यम नहीं बदलता है। जी हाँ, नहीं बदल रहा है। देखो ये आपका प्रकाश इस माध्यम से आया, वापस इसी माध्यम में चला गया, तो माध्यम भी नहीं बदला। इसका मतलब ये हुआ कि आपके तीनों ऑप्शन सही है। तो दे ऑप्शन आपका या फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है कि तीनों जो भी नियम दिए हुए बिल्कुल करेक्ट है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये आपका उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज का हमारा सेशन था। आई होप एंजॉय किया होगा सेशन को, आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और आनंद लीजिए जीवन का। पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।